चीन, यूरोपीय संघ और आसियान ने 20वीं और 21वीं सदी में वैश्विक शक्ति के नए केंद्रों के रूप में उभरकर पारंपरिक पश्चिमी शक्ति संरचनाओं को चुनौती दी है। माओ काल के बाद चीन ने आर्थिक सुधारों के जरिए विश्व में अपनी स्थिति मजबूत की, जबकि यूरोपीय संघ और आसियान ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। इन बदलावों ने वैश्विक राजनीति, व्यापार और कूटनीतिक रणनीतियों में अहम प्रभाव डाला है। आइए इन बदलावों की चर्चा विस्तार से करते हैं। माओ काल के बाद चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय। चीन ने माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा के तहत एक निरंकुश शासन स्थापित किया था, जो काफी हद तक आत्मनिर्भर और समृद्धि के बजाय राजनीतिक नियंत्रण पर केंद्रित था। माओ के समय में चीन में औद्योगिक क्रांति की गति धीमी रही और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 1978 में डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने सुधार और खुले बाजार की दिशा में कदम बढ़ाया। डेंग ने सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स की नीति को लागू किया, जिससे चीन ने वैश्विक बाजार से जुड़ने के रास्ते खोले। इन सुधारों ने चीन को उत्पादन के क्षेत्र में एक ताकतवर शक्ति बना दिया। आर्थिक उदारीकरण के बाद चीन ने भारी निवेश किया, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, निर्माण और निर्यात आधारित उद्योगों में। परिणाम स्वरूप चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। यूरोपीय संघ और आसियान का निर्माण और विस्तार। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरे हैं। यूरोपीय संघ का गठन 1950 के दशक में हुआ था, जब यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति और सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी शुरुआत यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय से हुई, जिसके बाद 1993 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ईयू ने यूरोप के विभिन्न देशों को एकजुट किया, जिसके तहत उन्होंने साझा बाजार, मुद्रा या यूरो और एक सामान्य विदेश नीति को लागू किया। वहीं आसियान की स्थापना 1967 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। इसके सदस्य देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। आसियान का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। अब जानते हैं भारत और चीन के बदलते संबंध के बारे में। भारत और चीन के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी। हालांकि 21वीं सदी में दोनों देशों ने अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की। 2000 के दशक के अंत में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया था, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब भी बरकरार है। विशेष रूप से 2017 में डोकलाम संकट और 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव और बढ़ गया। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच एक स्थिर संबंध नहीं बन पाया है। चीन के साथ व्यापार में बढ़ोतरी के बावजूद भारत ने सुरक्षा और कूटनीतिक मामलों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के माध्यम से। निष्कर्ष: चीन यूरोपीय संघ और आसियान के रूप में वैश्विक शक्ति के नए केंद्र उभरे हैं, जो पारंपरिक पश्चिमी शक्ति संरचनाओं के लिए चुनौती बन गए हैं। भारत का चीन के साथ संबंध जटिल है, लेकिन यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इन वैश्विक बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1978 के बाद चीन के आर्थिक उभार का मुख्य कारण क्या था? ए. चीन का कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना। बी. डेंग शियाओपिंग के तहत आर्थिक सुधार। सी. सैन्य खर्च में वृद्धि। डी. वैश्विक व्यापार प्रतिबंधों में कमी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।